अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या किया था कि हमने जर्नल एंट्रीज जो है वो की थी, नेट सोल्यूशन की और जे लोन्स की। काफ़ी ज़्यादा हमने जर्नल एंट्रीज की थी और उसमें हमने रिकग्नाइज़ किया था कि एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, एक्सपेंसेस कौन से हैं और रेवेन्यू कौन सा है। और उसके बाद हमने उसको पोस्ट किया था लेजर में, और लेजर में पोस्ट करने के बाद हमने ट्रायल बैलेंस में जो है वो पोस्ट किया था। और ट्रायल बैलेंस जब हमारा बैलेंस आ गया था उसके बाद हमने उसको एंड कर दिया था। और हमने ये कहा था कि भी आया लेट्स सी कि ट्रायल बैलेंस तो बराबर आ गए। इफ इन सम केसेस अगर वो ट्रायल बैलेंस जो है वो बराबर नहीं आता तो देन व्हाट्स हैपन, इट्स मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ एरर है। तो उस एरर को जो है वो कैसे ख़त्म किया जाए या क्या किया जाए, तो लेट्स सी लेक्चर नंबर 7 में हम देखेंगे कि लेक्चर जो है वो एरर जो है उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। एरर क्या होती हैं? जो कॉज होती हैं, जो दैट इज़ कॉज टू नॉट द इक्वल द ट्रायल बैलेंस। तो वो क्या क्या वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल नहीं आता। नंबर 1 इज़ द फेलियर टू रिकॉर्ड ए ट्रांजैक्शन और टू पोस्ट ए ट्रांजैक्शन। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड ही ना की हो। सपोज आपने फ्यूल जो है वो किया था परचेज़, तो फ्यूल जो है आपने परचेज़ कर लिया, आपने कैश पे कर दिया, बट यू फॉरगेट टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इनटू द जर्नल। एक तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपने कर लिया लेकिन लेजर में जो है वो पोस्ट जो है वो नहीं की, पोस्ट करना जो है आप भूल गए। तो नंबर 1 कंडीशन जो हो सकती है। रिकॉर्डिंग द सेम रॉन्ग अमाउंट फॉर द बोथ द डेबिट एंड द क्रेडिट पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। आपने ट्रांजैक्शन कर ली लेकिन उसमें क्या हुआ कि आपने क्या किया कि सपोज आपने $75 जो है पे किए थे गैसोलीन के लिए, तो आपने क्या किया कि 75 की बजाय 175 जो है वो कर दिया, है कि रॉन्ग अमाउंट जो है वो बोथ डेबिट और क्रेडिट साइड पे जो है वो मेंशन कर दी। जितनी अमाउंट आपने पे की थी उतनी नहीं जो है आपने पोस्ट की थी। रिकॉर्ड द सेम ट्रांजैक्शन मोर देन वंस। एक ट्रांजैक्शन आपने लिखी, आपने जो है ट्रांजैक्शन जो है वो की जर्नल में, और थोड़े दिनों के बाद आपको याद नहीं रहा और पहले आपने जो है वो क्रेडिट पे किया था और वही ट्रांजैक्शन आपने सम टाइम डेबिट में कर दी। अगेन जो है वो डेबिट मीन कि आपने कैश पे कर दी। तो क्या हुआ कि आपने जो है वो अमाउंट जो है वो दोबारा पे कर दी। सपोज आपने क्या किया था कि ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो बाय किया था। अब आपने बाय किया सेकंड को जब बाय किया तो आपने जो है इनवाइस वगैरह आते आते जो है वो लेट होगी, या आपने जो है इनवाइस नहीं आई, आपने जो है कहा कि ठीक है मैं जो है फैक्ट कॉपी मंगवा के जो है उसको इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपने वो ट्रांजैक्शन इंटर कर ली। अब उन्होंने बाय पोस्ट जो है आपको इनवाइस भिजवाई और 12 दिसंबर क्या हुआ, आपको इनवाइस मिली। आपने इनवाइस जो है वो जब आपके पास इनवाइस आई तो आपको याद नहीं था कि आपने जर्नल एंट्री की थी कि नहीं की थी। आपने उस जर्नल एंट्री को दोबारा कर दिया, तो वो भी काज बनती है किससे, आपका जो है ट्रायल बैलेंस इक्वल ना आने के। नंबर 4 पे क्या होता है कि पोस्टिंग ए पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन करेक्टली एज ए डेबिट और द क्रेडिट बट द रॉन्ग अमाउंट। अब क्या किया कि एक ट्रांजैक्शन आपने कर ली, रिकॉर्ड की, उसकी डेबिट साइड तो आपने सही पुट कर दी और क्रेडिट साइड जो है उसमें आपने क्या किया कि अमाउंट गलत पुट कर दी। सपोज आपने क्या किया, ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो परचेज़ किया, तो ऑफिस इक्विपमेंट आपने परचेज़ किया 2000 का, ऑफिस इक्विपमेंट आपने कर दिया 2000, राइट। और उसके बाद आपने क्या किया कि कैश अकाउंट जो है वो 2000 की बजाय 200 से जो है आपने क्रेडिट कर दिया। तो इन दिस केस भी क्या होगा कि आपकी जो है वो ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि आपने जैसे हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में क्या होता है कि जितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है उतनी अमाउंट से ही क्रेडिट हो रहा है। जितने रिसोर्सेज हैं उतने ही रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देने वाली चीज़ और लेने वाली जो है वो इक्वल ही होंगे। जितनी का आपके पास फर्नीचर है उतने ही पैसे आप पे कर रहे हैं। अगर आपने कैश उतना पे नहीं किया तो इट्स मीन कि आप क्रेडिट पे ले रहे हैं। तो समटाइम ये भी होता है कि आपने क्या किया कि फर्नीचर जो है या इक्विपमेंट जो है वो परचेज़ कर लिया 2000 का,
आपने 1000 कैश दे दी और बाकी 1000 अमाउंट जो है आप अकाउंट पेबल में मेंशन करना भूल जाते हैं, तो ये भी काज बनता है आपका ट्रायल बैलेंस के एरर में आने का। अब इसको करेक्ट क्या किया जाता है, करेक्शन ऑफ द एरर। जर्नल एंट्रीज इज इनकरेक्टेड बट नॉट पोस्टेड। तो जर्नल एंट्री जो है वो इनकरेक्टेड थी, लेकिन उसको जो है वो पोस्ट जो है वो नहीं की गया। ड्रॉ ए लाइन थ्रू द एरर एंड इंसर्ट द करेक्ट टाइटल ऑफ द अमाउंट। तो उसे एक आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और करेक्ट जो है वो उसका टाइटल जो है वो पुट कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि जी आपने क्या किया कि जी जर्नल एंट्री इज करेक्ट बट पोस्ट इनकरेक्टली, कि जर्नल एंट्री आपने सही की थी लेकिन उसको पोस्ट जो है वो गलत कर दिया था। ड्रॉ लाइन थ्रू द पोस्टेड एरर एंड पोस्ट करेक्टली, कि आप उस पर जो है एक लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे और उसको जो है करेक्टली जो है वो पोस्ट कर देंगे। जर्नल एंट्री आपने गलत की, जर्नल एंट्री इज इनकरेक्ट एंड पोस्टेड, इनकरेक्ट की और उसके बाद आपने उसको पोस्ट कर दिया। क्या किया कि आपने जर्नल एंट्री की एक तो गलत की और उसके बाद उस गलत एंट्री को भी पोस्ट कर दिया। तो आप क्या करेंगे कि आप उस जर्नल एंट्री को दोबारा करेंगे और दोबारा से उस एंट्री को जो है वो पोस्ट करेंगे। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं कि अगर एक एंट्री जो है वो रॉन्ग कर दी आपने, इनकरेक्ट की, तो उसका क्या इफेक्ट होगा और उसको कैसे जो है वो करेक्ट किया जाएगा। ऑन May 5th a purchase of the office equipment on account was incorrectly journalized and posted as shown। अब 5 मई को क्या किया था कि ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो परचेज किया गया था ऑन अकाउंट, क्रेडिट पे परचेज किया गया था, वाज इनकरेक्टली जर्नलाइज्ड एंड पोस्ट। जर्नल एंट्री क्या की, डेट आपने सही मेंशन कर दी। अब ऑफिस इक्विपमेंट की बजाय आपने क्या लिख दिया, सप्लाईज कर दिया। सप्लाईज 12,500 और अकाउंट पेएबल आपने जो है वो क्रेडिट कर दिया। अब आपने यहाँ पे करना क्या था कि आपने ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना था। ऑफिस इक्विपमेंट इज योर एसेट, ऑफिस इक्विपमेंट को आपने डेबिट करना था और अकाउंट पेएबल को आपने क्रेडिट करना था। आपने क्रेडिट तो ठीक किया, लेकिन जो आपने डेबिट किया है दैट इज सप्लाई, वो सप्लाई नहीं होना चाहिए था, दैट शुड बी द ऑफिस इक्विपमेंट। अब इस एंट्री को करेक्ट जो है वो कैसे किया जाएगा, अब इस एंट्री को करेक्ट कैसे करेंगे कि अच्छा अब तो आपने ये एरर जो है वो फाइंड कर ली कि जी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए था और गलती से क्या हो गया, सप्लाईज हो गया। तो ऑफिस इक्विपमेंट को ही आप डेबिट कर देंगे, दैट इज़ 12,500 और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे आप सप्लाई को, क्रेडिट करेंगे सप्लाई को, क्योंकि सप्लाई आपने रॉन्ग डेबिट कर दी थी। अब रॉन्ग जो उसको करेक्ट करने के लिए आपने क्या किया कि उसको क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट और क्रेडिट जो है जब सेम अमाउंट से होगा तो वो अमाउंट आपकी जो है वो एंट्री जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, अकाउंटिंग में इस तरह नहीं होता कि आपने रॉन्ग एंट्री कर दी तो आपने उसको सिंपली जो है वो क्रॉस किया और उसके बाद दोबारा एंट्री कर दी, इस तरह नहीं होता है। अगर आपने एक दफ़ा रॉन्ग एंट्री पोस्ट कर दी है तो उस रॉन्ग एंट्री को आप कैंसिल नहीं करेंगे, उसी को एडजस्ट करने के लिए आप दोबारा एंट्री जो है वो करेंगे। तो आई होप कि ये एंट्री जो है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कंपेयर एन आइटम in a current statement with the same item in the prior statement is called horizontal analysis। horizontal analysis इसको कहा जाता है अगर एक ही आइटम को कंपेयर किया जाए प्रीवियस को और प्रेजेंट को। तो अब क्या किया गया है कि ये कंपेयर किया जा रहा है कि इनकम स्टेटमेंट। अब आप यहाँ पे ये देखें कि इनकम स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी 2005 की और 2006 की। यहाँ पे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल है। 2005 में फ़ी अर्नड कितनी थी, ये कंपनी की एग्जांपल दी है, दैट इज़ 150,000 और 2006 में कितनी 187,500। तो थर्ड कॉलम में ये आपको शो कर रहा है अमाउंट इंक्रीज। अमाउंट कितनी इंक्रीज हुई 37,500 और
जो से इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज जो है वो कितनी है, दैट इज़ 25%। ऑपरेशन एक्सपेंसेस इसी तरह उन्होंने ऑपरेशन एक्सपेंसेस को देखा, वेजेस कितनी थी 45,000 2005 में थी, अब वेजेस इंक्रीज़ होगी, में भी उनकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी गई हो या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया हो, तो वेजेस कितनी इंक्रीज़ हुई 15,000 अमाउंट से जो है वो वेजेस जो है वो इंक्रीज़ हुई, डैट इज़ द 33% फ्रॉम प्रीवियस ईयर। उसके बाद यूटिलिटी एक्सपेंस जो है वो चेक किए गए, यूटिलिटी एक्सपेंस कितने हैं वो आपको पता चला कि यूटिलिटी एक्सपेंस जो है डैट इज़ इन प्रीवियस ईयर दैट इज़ 9,000 और अब कितना 12,500, इंक्रीज़ कितना हुआ 3,500, 38.9% इंक्रीज़ हुआ। सप्लाई एक्सपेंसेस, अब सप्लाई एक्सपेंसेस इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक्सपेंस जो है वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा इंक्रीज़ करे। सप्लाई एक्सपेंसेस कितने थे, सप्लाई एक्सपेंसेस वाज 3,000 इन 2005 और 2,700 इन 2006, तो वो डिक्रीज़ हुए कितने 300 थे, वो डिक्रीज़ कितना है दैट इज़ द 10% फ्रॉम प्रीवियस ईयर। मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो है वो आपके इंक्रीज़ हुए, हाउ मच 500 अमाउंट दैट इज़ इंक्रीज इन 27.8%। टोटल एक्सपेंसेस आ गए और टोटल एक्सपेंसेस को जब आपने फी अर्न से माइनस किया तो आपकी नेट इनकम आ गई। नेट इनकम इज़ इंक्रीज बाय 15,800 और जो आपका प्रीवियस ईयर्स का कितना था 19.9% इंक्रीज था। अब जे लोन्स कंपनी है उसका ट्रायल बैलेंस लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो जो है क्या शो कर रहा है हमें। अब जे लोन्स कंपनी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है, ऑल बैलेंसेज आर टेकन फ्रॉम द लेजर अकाउंट ऑन May 31 आफ्टर कंसिडरिंग ऑल ऑफ द जे ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ। अब हमारे पास क्या है कि ये आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का दैट इज़ 21,900 एंड 21,900। कैश जो है कितना दैट इज़ 3,925, अकाउंट रिसीवेबल 75, टूल एंड इक्विपमेंट 2,650, ट्रक 15,000, नोट पेबल 13,000, अकाउंट पेबल 150, कैपिटल स्टॉक 8,000, डिविडेंड 200 और सेल्स रेवेन्यू 750 एंड गैसोलीन एक्सपेंसेस इज 50। अब ये हमारा बैलेंस जो है वो इक्वल आ गया। अब अकाउंटिंग साइकिल जो है उसको लेते हैं कि जस्ट रिवाइज इट कि हमने क्या किया कि जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन, कि हमने जर्नल में उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया एंड देन वी पोस्ट द एंट्री इनटू द लेजर अकाउंट। तो उसके बाद हमने जो जर्नल में एंट्रीज की थी उसको हमने लेजर अकाउंट में पोस्टपोन कर दिया। क्या किया कि जो इंडिविजुअल अकाउंट्स थे, लेजर अकाउंट क्या शो करता है दैट शोज यू द इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ द ईच आइटम का इंडिविजुअल अकाउंट शो करता है। उसके बाद हमने क्या किया कि वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर किया, लेट्स ट्रायल कि जो भी एंट्री, ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है कि आपको ये बता देता है अगर तो वो इक्वल नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि आपने गलती की है, आपने वो गलती हमने जो है अभी लेक्चर के शुरू में जो है वो रिवाइज की थी कि कितनी एंट्रीज आपने की, कितनी उसमें करेक्ट हुई, कितनी रॉन्ग हुई। तो वो ट्रायल बैलेंस आपको बता देता है कि एंट्री जो है वो कैसे आया, आपका बैलेंस इक्वल है कि नहीं इक्वल। अगर इक्वल है तो इट मीन आपने एंट्री सही की, अगर नहीं इक्वल तो फिर आपको एरर फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होता है मेक एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट। एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट की हम बात करेंगे कि एंड ऑफ ईयर एडजस्टमेंट में क्या क्या किया जाता है कि वो क्या होती हैं। उसके बाद प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बनाई जाती हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती हैं तो फिर हम क्लोज करते हैं, जर्नलाइज एंड पोस्टिंग क्लोजिंग एंट्री, कि वो जो अकाउंट्स हमारे टेम्परेरी अकाउंट्स जो उनसे ओपन हुए होते हैं उनको हम पोस्ट कर देते हैं, उनकी जर्नल एंट्रीज करके उनको पोस्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद हम एट द एंड क्या करते हैं प्रिपेयर आफ्टर क्लोजिंग एंट्री करने के बाद हम अगेन जो है ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाते हैं। तो दीज आर द 8 स्टेप्स जो है अकाउंटिंग साइकिल को जो है वो शो करते हैं। पहले भी हमने पढ़ा था और अभी तक हमने इसके जो है वो 3 स्टेप्स जो है वो किए हैं, जर्नलाइज, लेजर और ट्रायल बैलेंस। और अब उसके बाद एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट जो है वो आगे जाके हम
आगे लेक्चर्स में जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद एडजस्टेड एंट्रीज करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे और फिर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाएंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है दैट इज़ एंड। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और 4 में देखते हैं कि 4 जो है हमें किस साइड पे जो है वो लेके जाता है। 4 चैप्टर जो है एक्चुअली बेस करता है दैट इज़ द अक्रूवल एंड द डेफर। अक्रूवल और डेफर जो है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि अक्रूवल क्या होता है और जो है डेफर्ड एक्सपेंसेस जो है वो आपके क्या होते हैं। At the end of a specific period, at the end of the year, हमें जैसे एंट्रीज़ की ज़रूरत होती है कि हम अपने अकाउंट्स को जो है वो अप टू डेट कर लें। अप टू डेट करने के बाद जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी हमारी पोजीशन जो सी शो वो अपडेट हो, अप टू डेट हो। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर एडजस्टमेंट एंट्रीज़ ना की जाएँ, अगर एडजस्टमेंट एंट्रीज ना की जाएं तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक क्वेश्चन जो उनसे जहन में आता है कि ठीक है अगर एडजस्टमेंट एंट्री करने की ज़रूरत क्या है। आपको शायद ये भी याद हो कि हमने ऑफिस सप्लाईज जो है वो ख़रीदी थी, तो हमने क्या किया था कि ऑफिस सप्लाईज को एज ए एसेट जो है वो शो कर दिया था। अब ऑफिस सप्लाईज तो कंज्यूम हो रही हैं, तो पर मंथ कंज्यूम होंगी, तो जब वो पर मंथ कंज्यूम होंगी तो उसको हम क्या करेंगे कि एज ए एक्सपेंस जो है वो ट्रीट कर देंगे। आगे जाके जो है ये सारी ट्रांजैक्शन हम करेंगे तो देन इट विल मोर क्लियर टू यू। अब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को रिपोर्ट करने के 2 मेथड्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। वन इज़ द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड द सेकंड इज़ द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग under the cash basis for the accounting period concept, revenue and expenses are reported in the income statement in the period in which cash is received or paid। अब कैश बेसिस में क्या होता है कि जब कैश रिसीव किया जाता है या पे किया जाता है तो उसमें जो है इनकम स्टेटमेंट में आप उसको रिपोर्ट करते हैं जब आप कैश रिसीव किया जाता है, राइट। और अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, अंडर द अक्रूवल बेसिस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट रेवेन्यू आर रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट इन द पीरियड इन विच दे आर अर्नड। अब अक्रूवल बेसिस में क्या होता है कि रेवेन्यू तब शो किया जाता है जब उसको अर्न कर लिया जाता है। कैश रिसीव करते हैं नहीं करते, लेकिन जब उसको अर्न कर लिया जाता है तब उसको आप इनकम स्टेटमेंट में शो कर दिया जाता है। तो हम यूजली जो है अक्रूवल बेस अकाउंटिंग पे जो है वो बिलीव करते हैं, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग करते हैं। अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में क्या होता है, रेवेन्यू रिपोर्टेड व्हेन अर्न, एक्सपेंसेस रिपोर्टेड व्हेन इंकर्ड और प्रॉपरली मैच रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड डिटरमिन नेट इनकम। तो मैच किया जाता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो मैचिंग है प्रिंसिपल और रियलाइजेशन प्रिंसिपल जो है हमने पढ़ा था कि जो है इनकम तब जो है रिकॉर्ड की जाती है जब वो अर्न कर ली जाती है, और जो है एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जिस महीने में वो एक्सपेंसेस किए जाएं। अब इनकम आप अर्न कर लेते हैं या रेवेन्यू जो है वो आप अर्न कर लेते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। आपको कैसे पैसे नहीं मिल रहे लेकिन फिर भी आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जो एक्सपेंसेस हैं वो इंकर्ड हो चुके हैं, अगर आपने पे नहीं भी किए तो तब भी आपके एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉर्ड होंगे। और एक्रूवल बेस अकाउंटिंग में क्या होता है, इट्स रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज एट द एंड ऑफ द पीरियड। एट द एंड ऑफ पीरियड में क्या होता है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। अब मैचिंग कंसेप्ट जो है स्पोर्ट्स रिपोर्ट रेवेन्यू एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस इन द सेम पीरियड। अब एक हम एग्जांपल जो है इसमें करते हैं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैचिंग प्रिंसिपल जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है। पेड 10,000 फॉर एन एडवर्टाइजिंग campaign for the product that will be introduced in 2005। अब 2004 में क्या हुआ कि $10,000 जो है वो पे कर दिए, किस लिए, एडवर्टीजमेंट कैंपेन के लिए। अब एडवर्टीजमेंट कैंपेन के लिए आपने पे कब किए, 2004 में, लेकिन एडवर्टीजमेंट कैंपेन कब होनी है, 2005 में होनी है। 10,000 रिकॉर्डेड एंड एज एसेट। जो भी एक्सपेंसेस आप प्री पेड करते हैं बिफोर
उन एक्सपेंसेस को कंज्यूम कर लिया जाए तो वो आपका एसेट ट्रीट किया जाता है। जैसे सप्लाईज़ की बात हुई थी तो हमने क्या कहा था कि सप्लाईज़ जो सी हैं वो क्या है, आपका एसेट्स हैं। तो इसी तरह आपने एक्सपेंस प्रीपेड कर दिया। अब प्रीपेड मतलब आपने पहले पे कर दिया, अब उस एक्सपेंस ने कंज्यूम कब होना है, डेट इज़ इन 2005। तो पहले आप उसको एज एन एसेट जो है वो शो करेंगे। सोल्ड एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट जो है वो 2005 में सोल्ड होगी। और अब आपने क्या किया कि 10,000 एक्सपेंस जो है वो शो किया किसमें, 2005 में, टू मैच द रेवेन्यू। आपने पहले पे कर दिया था, लेकिन अब वो रेवेन्यू कब जनरेट कर रहा है, वो एडवर्टीजमेंट शो हो रही हैं कब, 2005 में। अब 2005 में शो हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रेवेन्यू भी 2005 में जब एडवर्टीजमेंट शो होंगी तो तभी जनरेट करेगा, इस उसके बाद जनरेट करेगा। एंड तो तब आपने क्या किया कि उस एसेट्स को एज एन एक्सपेंस जो है वो शो कर दिया। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस पे जब हम जाते हैं तो दिस इज़ द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जिसमें हमने एडजस्टमेंट अभी नहीं की। तो अब एडजस्टमेंट किस किस तरह की आ सकती हैं और किन किन चीज़ों पे एडजस्टमेंट करना जो है वो ज़रूरी होती हैं, लेट्स सी। ये तो हमारे पास एसेट्स आ गए, राइट। पहले भी हम आपको बताया था कि दीज आर द एसेट, दीज आर द लायबिलिटीज़, एंड देन ऑनर इक्विटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी। उसके बाद आपके पास रेवेन्यू, फी अर्न रेवेन्यू आ गया, एंड देन द एक्सपेंसेस। उसके बाद आपने देखा कि जो ट्रायल बैलेंस है दैट इज़ इक्वल। ट्रायल बैलेंस जो है 42,600। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी जर्नल एंट्रीज की थी और उसको लेजर में जो है वो पोस्ट किया था, उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, आपका इक्वल आ गया। चार्ट साहब का अकाउंट जो है वो आपको बताए हुए हैं कि कैश अकाउंट जो है उसको जो नंबर दिया हुआ है दैट इज़ 11, अकाउंट रिसीवेबल 12, सप्लाईज 14, प्रीपेड इंश्योरेंस 15, लैंड 17, ऑफिस इक्विपमेंट 18, और इसी तरह एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सबको जो है चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो बताया हुआ है। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होते हैं कि आपको याद होगा कि जब तमाम अकाउंट्स को एक जगह एक पेज पे मेंशन कर दिया जाता है कि वो अकाउंट्स जो है वो किस किस जगह में, तो वो नंबर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है वो बताते हैं, शो करते हैं। डेफर्ड एक्सपेंसेस की बात करते हैं। डेफर्ड एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात हो रही है, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने पहले पे कर दिए थे, अभी आपने उनको कंज्यूम नहीं किया था। तो सम ऑफ दीज सप्लाईज हैव बीन यूज्ड, जो आपने सप्लाई जो है 2000 की परचेज की थी और जिसको आपने एज एसेट शो किया था ऑन 31 दिसंबर, अकाउंट रिवील दैट 760 ऑफ द सप्लाईज आर ऑन हैंड। अब वो ये बता रहे हैं कि जो भी आपने सप्लाईज जो है वो अकाउंट जो है वो चेक किया, उसके बाद पता चला कि ये जो 2000 की सप्लाईज शो हो रही हैं ये एक्चुअली 2000 की नहीं है। इसमें से बाकी सप्लाईज जो बैलेंस है दैट इज़ 760, और 760 के अलावा बाकी जितनी सप्लाईज हैं वो आपकी कंज्यूम हो गई हैं। तो अब ये कंज्यूम हो गई हैं तो इसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो करनी पड़ेगी। अब सप्लाईज का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में क्या आ रहा था, दैट इज़ 2000, राइट। उसके बाद आपने माइनस किया कि सप्लाईज 31 दिसंबर को ऑन हैंड कितनी है, दैट इज़ 760, और सप्लाई यूज्ड हमारे पास जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सप्लाई यूज आ जाएगा 1240। अब आप क्या करेंगे कि इसकी जर्नल एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होगी कि अब वो जो सप्लाईज जो है आपकी यूज़ हो गई हैं उसको आप क्या करेंगे एज एक्सपेंस जो है वो शो कर देंगे, दैट इज़ 1240। जो भी आपका बैलेंस आपने कंज्यूम किया था 31 दिसंबर तक वो आप एज एक्सपेंस शो कर देंगे, सप्लाई एक्सपेंसेस। और एज एक्सपेंस था, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और वो एसेट जो आपका एज ए सप्लाई आपने शो किया था वो एसेट रिड्यूस हुआ है, कंज्यूम हो गया। तो जब एसेट रिड्यूस होता है या कंज्यूम होता है या डिक्रीज होता है तो आप उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यू विल क्रेडिट इट इन द सेम अमाउंट 1250। उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे रेफरेंस जो है वो पुट कर दिया अकाउंट्स का कि सप्लाईज का कितना है, दैट इज़ 55, और सप्लाई एक्सपेंस का, और सप्लाई का कितना है, दैट इज़ 14। उसके बाद आपने इन्हीं को टी अकाउंट में जो है वो पोस्ट कर दिया। टी अकाउंट्स में सप्लाईज जो है सप्लाईज पे पोस्ट किया, और वहाँ पे आपके पास डेबिट बैलेंस था ऑलरेडी 2000 का, और क्रेडिट आपने कर दिया
31 दिसंबर को 1250 कंज्यूम होगी और अब आपके पास बैलेंस कितना बचा, दैट इज 760। सप्लाई एक्सपेंस पे जाते हैं। सप्लाई एक्सपेंस आपका जो है वो कितना था, दैट इज बैलेंस जो है वो 800 का था। आप सप्लाईज आपने और कंज्यूम कर ली, दैट इज 1240। तो 1240 अब आपका सप्लाई एक्सपेंस जो है वो 2040 जो है वो शो कर रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड की थी, 2 साल की इंश्योरेंस आपने 24 मंथ की इकट्ठी पे कर दी थी और मैंने आपको उस वक्त बताया था कि ये आप एज एन एडवांस पे कर रहे हैं, डेफर्ड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो इट मीन कि आपने पहले पे कर दिया था उसको, तो वो आपके एसेट शो हो रहे थे। द प्रीपेमेंट ऑफ फॉर 24 month of the insurance does not reflect that the December insurance has theoretically expired। तो अब वो जो इंश्योरेंस आपने पे की थी 24 मंथ्स की, तो अब उसमें कह रहे हैं कि जो आपकी इंश्योरेंस है दिसंबर की वो शो नहीं हो रही, दिसंबर के एक्सपेंस जो है वो शो नहीं हो रहे। तो अब आप क्या करेंगे, 31 की डेट डालेंगे एडजस्टमेंट एंट्री की, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस शो करेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अगर आपने 2424 मंथ के दिए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 1 मंथ के एक्सपेंसेस कितने होंगे, 100। तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आपने एक्सपेंसेस शो किया और उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपने एसेट शो किया हुआ था, एसेट में डिक्रीज हो रहा था, उसको आपने 100 से क्रेडिट कर दिया। इंश्योरेंस एक्सपेंस है आपका, एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होता है तो आप उसको क्या करते हैं कि डेबिट करते हैं, और जब आपका एसेट जो है वो डिक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट कर देते हैं। आपने उसको क्रेडिट कर दिया विद द सेम अमाउंट। अब आप ये देखें कि प्रीपेड इंश्योरेंस का जो है वो टी अकाउंट बना हुआ था, उसमें बैलेंस आपके पास आ रहा था 2400, और जब आपने उसको क्रेडिट किया 100 से, इसका मतलब ये है कि आपने एसेट को जो है वो रिड्यूस कर दिया कितना, 100 से, और अब आपके पास एसेट कितना है, 2300। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आपके पास पहले नहीं शो हो रहे थे, अब इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जो है वो 100 के आप 31 दिसंबर को शो कर रहे हैं, और उसी तरह आपने रेफरेंस जो है वो पुट कर दिया। तो अब जो आपको अब ये पता चल गया होगा कि जो है ये रेफरेंस जो है वो कैसे पुट किया जाता है। तो फर्दर जितनी भी स्लाइड्स आएंगे उसमें हम जो है वो रेफरेंस को, एरर का निशान जो है वो नहीं बताएंगे। इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग एडजस्टमेंट एंट्री। अब अगर एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है आप भूल जाते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो क्या होता है। अब आप ये देखें कि इनकम स्टेटमेंट में आपने क्या किया कि जो है एक्सपेंस जो है, फर्स्ट आपका जो ट्रांजैक्शन थी वो ये थी कि सप्लाईज जो है आपने कंज्यूम कर ली थी कितनी, हम उसको चेक करते हैं कि सप्लाईज आपने कितनी कंज्यूम की थी, डेट इज़ 1240 सप्लाईज आपने कंज्यूम कर ली थी, और उसके बाद 100 जो है वो आपका था उसका। तो इसका मतलब ये हुआ 1340 आपने एक्सपेंस शो करना था जो आपने शो नहीं किया। तो अब जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसका मतलब है एक्सपेंसेस जो सा होगा इनकम स्टेटमेंट में दे आर अंडर स्टेटेड बाय 1340। अगर एक्सपेंसेस आप कम शो करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने वो एक्सपेंसेस माइनस करने थे रेवेन्यू में से। तो अगर आप वो एक्सपेंसेस रेवेन्यू में से माइनस नहीं करते तो इसका मतलब ये होगा कि नेट इनकम आपकी ओवर स्टेट कर रही होगी, ओवर शो हो रही होगी कितनी, ऑन द सेम अमाउंट 1340। सेकंड क्या होगा कि बैलेंस शीट में एसेट्स जो से वो आपके ओवर स्टेटेड हो रहे होंगे, क्योंकि आपने सप्लाईज और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को एज एन एसेट शो किया था, करंट एसेट शो कर रहे थे। तो अब वो तो कंज्यूम होंगे, अब कंज्यूम हुए तो वो जो से आपने मेंशन नहीं किए, तो अब वो एसेट जो है दे आर ओवर स्टेटेड बाय द सेम अमाउंट 1340। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये एक छोटी सी एरर है जिसका इफेक्ट आपका इनकम स्टेटमेंट में भी आ रहा है और बैलेंस शीट में भी आ रहा है। तो बैलेंस शीट में जाके देखते हैं तो बैलेंस शीट में क्या हुआ कि एसेट का तो मैंने आपको बता दिया ओवर स्टेटेड हो गया। अब लायबिलिटी साइड पे क्या हुआ कि जब नेट इनकम जो है ओवर स्टेटेड आ रही होगी तो ऑनर इक्विटी भी ओवर स्टेटेड होगी विद द सेम अमाउंट, ऑनर इक्विटी भी ओवर स्टेटेड होगी विद द सेम अमाउंट 1340।
इनकम स्टेटमेंट से जो हमारा बैलेंस आया वो हमने ऑनर इक्विटी में डाल दिया, वो भी ओवर स्टेटेड आ गया। तो दिस इज़ वन सिंगल एरर कि जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस थे उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उसका इफेक्ट जो है वो हमारे पास क्या आया था। डेफर्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू वो रेवेन्यू होते हैं जो आपने एडवांस में जो है रिसीव कर लिए। लाइक आपने जो है एक बिल्डिंग रेंट पे दी, तो आपने क्या किया कि उसका रेंट जो है वो 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का या 1 ईयर का एडवांस में ले लिया। अब होगा यूँ कि वो क्या होगा कि जब वो जितने महीने वो यूटिलाइज होगी, मतलब आपने 1 दिसंबर को ले लिया, अब 1 जनवरी को लिया, दैट इज़ फॉर द मंथ, फॉर द होल ईयर। तो अब आप अकॉर्डिंग टू द मैचिंग प्रिंसिपल और जो है रियलाइजेशन प्रिंसिपल, उसके मुताबिक क्या करना है कि रेवेन्यू को तो आपने तब रिकॉर्ड करना है जिस मंथ का वो रेवेन्यू है। अब जब आपने रिसीव किया, अब उस वक्त रेवेन्यू जो है उसको शो नहीं करेंगे, तो आप क्या करते हैं कि उसको एज ए लाइबिलिटी जो है वो शो कर देते हैं। अब एज ए लाइबिलिटी आपने शो किया, तो जिस महीने का रेंट ड्यू मतलब आपने अर्न किया, तो उस महीने आपने एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो करनी होती है। जब वो आप एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करते, तो फिर उसका इफेक्ट देखेंगे कि हम जो है उसका इफेक्ट क्या आ रहा होता है। तो डेफर्ड रेवेन्यू और अनअर्न्ड रेवेन्यू वो है कि वो चीज़ जो आपने एडवांस में रिसीव कर ली, वो इनकम जो आपने एडवांस में रिसीव कर ली है, वो इस महीने से रिलेट नहीं कर रही थी या फॉरवर्ड मंथ से रिलेट कर रही थी, तो उसका आप क्या करेंगे। 3 months rent $360 was received on December 1st. As of 31st December, only $120 has been earned. अब इस एंट्री से, इस डिटेल से आपको पता चल रहा है कि आपके ट्रायल बैलेंस में क्या आ रहा था, अनअर्न्ड रेंट जो सा वो शो हो रहा था। अनअर्न्ड रेंट जो सा था दैट इज़ 360। अब 363 मंथ्स का था, तो 31 दिसंबर को आपने वो रेंट अर्न कर लिया 120, तो उसकी एडजस्टमेंट जो सी है वो नहीं हुई थी। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या कैसे करेंगे, 31 दिसंबर डेट डाली, अनअर्न्ड रेंट जो है उसको हमने लाइबिलिटी शो किया हुआ था, तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो अनअर्न्ड रेंट को हमने डेबिट कर दिया, और रेंट रेवेन्यू जो है फॉर दैट मंथ, स्पेसिफिक मंथ इज़ 120, वो हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। तो रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया, तो रेवेन्यू जब अर्न करते हैं तो रेवेन्यू हमारा इंक्रीज़ होता है, तो रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो हमने उसको 120 को क्रेडिट कर दिया। तो इसको हम पोस्ट कैसे करेंगे, तो अनअर्न्ड रेवेन्यू जब टी अकाउंट देखें तो वो आपके पास कितना आ रहा है, 360 जो है वो क्या था, क्रेडिट था, आपकी लाइबिलिटी थी। अब उसमें से 120 जो है लाइबिलिटी आपने पे कर दी। जब लाइबिलिटी जो है वो पे हो जाती है, लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, तो आप उसको डेबिट करते हैं। रेंट रेवेन्यू आपका जो है वो इंक्रीज हुआ है, कितना, दैट इज़ 120 ऑन 31 दिसंबर। अब देखते हैं अगर ये एंट्री हमने नहीं की तो इसका इनकम स्टेटमेंट और एसेट पे जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट लिया तो रेवेन्यू जो है 120 से अंडर स्टेटेड था। क्या आपने क्या किया था कि 120 शो करना था रेवेन्यू को, लेकिन आपने शो नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट इनकम जो सी है दे आर अंडर स्टेटेड बाय 120, राइट। अगर आपने रेवेन्यू शो किया 120 तो लाजमी बात है कि नेट इनकम जो सी है वो कम होगी 120 से। उसके बाद बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स वाली साइड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लाइबिलिटी जो है वो ओवर स्टेटेड होंगी, हाउ मच अमाउंट, 120 से। लाइबिलिटी जो है वो ओवर स्टेटेड होंगी 120 से, क्योंकि आपने लाइबिलिटी जो सी हैं वो अर्न कर ली हैं, पे कर दी हैं, दैट इज 120। और ऑनर इक्विटी इज अंडर स्टेटेड बाय सेम अमाउंट 120। रेवेन्यू अर्न किया तो रेवेन्यू जाता कहाँ पे, ऑनर इक्विटी में जाता ना। तो रेवेन्यू जब आपने अर्न किया तो रेवेन्यू जो है वो ऑनर इक्विटी को अफेक्ट कर रहा है विद द सेम अमाउंट 120। ये छोटी सी एरर जो है जिसने हमारा इनकम स्टेटमेंट को भी अफेक्ट किया और बैलेंस शीट को भी अफेक्ट किया। अक्रूड एक्सपेंसेस आर अक्रूड लाइबिलिटी। देखते हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो क्या होता है।
Wages expenses at the end of December, accrued wages amounted to $250. Currently wages expenses is understated and there is no liability shown on these expenses. अब accrued wages वो हैं जो आपने पे करनी थी, जो आपकी आउटस्टैंड कर रही हैं, जो आपने पे नहीं की, दैट इज़ अमाउंट 250. वो 250 जो से अब आपने पे करना है, वो लाइबिलिटी जो सी है वो शो नहीं हो रही. तो वेजेस एक्सपेंसेस जो से हैं वो अगर आप देखें 4275 शो हो रहे हैं एज एन एक्सपेंस जो है ट्रायल बैलेंस में. तो अब हम जो है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं. एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी कि वेजेस एक्सपेंसेस अभी आपने शो जो है वो पे नहीं किए थे लेकिन आपके ड्यू है, क्रूड है, तो वेजेस एक्सपेंसेस आपने डेबिट किया. एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होता है डेबिट करते हैं 250 से. और वेजेस पेएबल, अगर तो आप कैश पे करते तो कैश आप जो है वो सिंपल मेंशन कर देते, लेकिन यहाँ पे आप कैश पे नहीं कर रहे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि वेजेस पेएबल जो है वो लिख देंगे 250. तो अब इसको पोस्ट करते हैं वेजेस एक्सपेंसेस को. वेजेस एक्सपेंसेस में क्या हुआ कि ऑलरेडी थे 4275 डेबिट थे, अब और इंक्रीज हो गए कितने 250 से. और वेजेस पेएबल जो सी हैं अब आउटस्टैंड कर रही है लाइबिलिटी आपकी कितनी 250 से 31 दिसंबर को. अब ये देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन को आप ओमिट कर देते हैं तो इसका इफेक्ट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है. एक्सपेंस रेवेन्यू पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा. एक्सपेंस जो है दे आर अंडरस्टेटेड बाय 250 कि ऐसा एक्सपेंस जो आपने किया था और वो आप करना जो है रिकॉर्ड करना जो है वो भूल गए थे, तो इनकम स्टेटमेंट में उसका इफेक्ट आएगा. एक्सपेंसेस आर अंडरस्टेटेड बाय 250. और जो आपकी नेट इनकम है दैट इज़ ओवरस्टेटेड बाय द सेम अमाउंट. क्या मतलब एक्सपेंसेस आपका था, आपने पे नहीं किया, आपने पे ट्रांजैक्शन उसकी नहीं की, शो करनी थी, तो आप जो इनकम शो कर रहे हैं वो जो सी है वेजेस जो सी थी वो रेवेन्यू उसने जनरेट किया दिसंबर के महीने में, तो आपने दिसंबर के महीने में उसको लिखना था, आपने उसको नहीं लिखा तो उसकी वजह से आपकी नेट इनकम जो सी है दैट इज़ ओवरस्टेटेड फॉर 250. बैलेंस शीट में चले जाते हैं. एसेट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्टली स्टेट होंगे. लाइबिलिटी जो सी है दे आर अंडरस्टेटेड बाय 250. लाइबिलिटी आपकी जो है वो अंडरस्टेट कर रही होंगी, कम शो कर रही होंगी 250 से, क्योंकि अभी आपने वेजेस पे करनी है, वेजेस आपने पे नहीं की, वो 250 आपकी लाइबिलिटी है. और ऑनर इक्विटी क्या कि जब आपकी नेट इनकम ओवरस्टेटेड होगी तो ऑनर इक्विटी भी ओवरस्टेट कर रही है बाय द सेम अमाउंट 250. क्योंकि यही बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑनर इक्विटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं. तो वो आप इतने एक्सपेंसेस जो है वो पे नहीं किए तो ऑनर इक्विटी जो है वो आपकी ओवरस्टेटेड है, ओवरस्टेटेड शो कर रही है. नेक्स्ट जो है दैट इज अक्रूड रेवेन्यू, अक्रूड एक्सपेंसेस. तो अक्रूड रेवेन्यू और अक्रूड एक्सपेंसेस को देखते हैं कि वो जो है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो कैसे की जाती हैं. अकाउंट रिसीवेबल जो है दैट इज़ द अक्रूड रेवेन्यू. आपने जो है वो रेवेन्यू जो है वो अर्न कर लिया था लेकिन अभी आपने कैश जो है वो रिसीव नहीं किया. फ़ी अर्न जो है आपने फ़ी अर्न कर ली थी लेकिन अभी आपने कैश रिसीव नहीं किया. नेट सोल्यूशन प्रोवाइडेड $500 in services during December for which the customer has not been billed. तो वो कहते हैं कि जी जो से नेट सोल्यूशन ने क्या किया था कि $500 की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की थी लेकिन कस्टमर को बिल करना जो है वो भूल गए थे. तो ये आपका जो है एक अर्निंग जो है वो शो होना चाहिए थी जो है गलती से नहीं हो सकी. तो इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं कि इसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी. 31 दिसंबर को अकाउंट रिसीवेबल जो है अभी क्या हुआ कि जो है आपकी ने फ़ी जो है वो अर्न कर ली थी लेकिन बिल करना भूल गए थे. तो आपकी इनकम तो होगी दिसंबर की. अब अगर तो कैश जब हम रिसीव करते हैं तो हम क्या करते हैं कि कैश अकाउंट टू फ़ी अर्न जो है हम कर देते हैं. अब क्या हुआ कि कैश हमें नहीं मिल रहा तो हम क्या करते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल
$500 और फ़ी अर्न $500। फ़ी अर्न जो है वो भी $500 होगी, क्योंकि हमारे रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट करते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल इज एन एसेट, तो एसेट इंक्रीज़ होता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो क्या होगा। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास पहले कितने थे, 2220, और अब कितने हो गए, दैट इज़ 2720, 500 हमारे पास और आ गए। और फ़ी अर्न पहले कितनी थी, 16,340, और अब 500 और आ गया, तो रेवेन्यू जो है वो हमारा और जनरेट हो गया, दैट इज़ 16,840 टोटल हो गया। और अब ये ट्रांजैक्शन हमने जब नहीं की तो हमारा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा। एक तो ये सिंपल आपको नज़र आ रहा है कि जो रेवेन्यू है दैट इज़ अंडर स्टेटेड बाय 500, रेवेन्यू हमारा जो है वो कम शो हो रहा है 500 से, और उसके बाद जो है नेट इनकम जो सी है वो भी अंडर स्टेटेड होगी बाय 500, क्योंकि आप जब रेवेन्यू कम शो कर रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट भी कम शो हो रही होगी। बैलेंस शीट में चले जाएं तो बैलेंस शीट में देखते हैं कि एसेट्स आर अंडर स्टेटेड बाय 500, जो आपने अकाउंट रिसीवेबल शो करना था वो आपका अंडर स्टेटेड था, वो आप कम शो कर रहे हैं कितने, 500 से। और ऑनर इक्विटी भी, लायबिलिटी साइड पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ऑनर इक्विटी ने क्या किया कि ऑनर इक्विटी जो है वो भी आपकी शो कर रही है 500 अंडर स्टेटेड, कि ऑनर ने ये अर्न किया था लेकिन वो वहाँ पर नहीं शो हो रहा। तो ओवरऑल जो है वो ऑनर इक्विटी जो है वो 500 अंडर स्टेटेड होगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं, दीज आर द एडजस्टमेंट एंट्रीज। वो थी कि जो आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया था, या एक्सपेंसेस प्रीपेड किए थे, या एक्सपेंसेस ऐसे थे जो आपने पे नहीं किए थे, वो सारी ट्रांजैक्शन जो सी हमने की और उसका देखा कि एडजस्टमेंट एंट्रीज किस तरह की जाती हैं। तो अब बात आती है एसेट्स की। तो जो फिक्स एसेट्स होते हैं उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो की जाती हैं। तो फिक्स एसेट्स को देखते हैं। फिक्स एसेट कौन से होते हैं, लैंड जो है, लैंड हैज़ ए इन्फिनिटी लाइफ, देयरफॉर इट डज नॉट डेप्रिशिएट। अब लैंड की बात करते हैं, लैंड इज़ एन एसेट जिसकी लाइफ जो है वो फिक्स होती है, तो इसको डेप्रिशिएट जो है वो नहीं किया जाता। डेप्रिसिएशन का मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होती है कि कोई भी एसेट जिसकी लाइफ जो है मोर देन 1 ईयर हो, तो उसको हम पर ईयर जितना यूटिलाइज करते हैं तो उतना हम उसको डेप्रिशिएट कर देते हैं। उसको कहने का मतलब ये है कि उसको हम उतना यूटिलाइज कर लेते हैं, उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाती है। तो लैंड इज़ एन एसेट जिसकी लाइफ इन्फिनिटी होती है, तो इसलिए उसको डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो लैंड के ऊपर जब बिल्डिंग बन जाती है तो बिल्डिंग हैज़ ए लिमिटेड लाइफ, सो इट मस्ट बी डेप्रिशिएट। और एक कंट्रा अकाउंट जो है वो यूज़ किया जाता है एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। तो उसमें जो है काउंटर एंट्री जो है वो की जाती है। अब बिल्डिंग जो है उसकी लाइफ जो है मेंशन है, सपोज 50 ईयर्स है, 100 ईयर्स है, तो उतना जो है उसको अकामुलेट किया जाएगा। उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। उसके बाद इक्विपमेंट आ गया। तो इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट हैज़ ए लिमिटेड लाइफ, इट डेप्रिशिएट, उसके लिए भी काउंटर जो है अकाउंट जो है वो यूज़ किया जाता है, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट। जितना भी इक्विपमेंट होता है उसकी यूज़फुल लाइफ जितनी भी होती है उसको जो है उसके मुताबिक जो है वो हम डेप्रिशिएट जो है वो कर लेते हैं। अब हम उसकी जनरल ट्रांजैक्शन देखते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज देखते हैं कि वो किस तरह की जाती है। नेट सोल्यूशन एस्टिमेट दैट द डेप्रिसिएशन ऑन इट्स ऑफिस इक्विपमेंट टू बी 50 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अब उसने क्या किया, नेट सोल्यूशन ने उसने एस्टिमेट किया कि जो उसके ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है दैट इज़ 50 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो अब इसकी हम एंट्री क्या करेंगे कि जितना वो यूटिलाइज हुआ कितना, दैट इज़ 50, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हम कर देंगे दैट इज़ $50, और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट कर देंगे, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट $50 से। अब जब हम इसको टी में पोस्ट करते हैं तो टी अकाउंट में हमारे पास क्या था, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट क्या किया कि उसको हमने क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दिया 50, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया 50। तो ये हमारी जो सी ट्रांजैक्शन होती है किसकी, डेप्रिसिएशन की। अगर ये ट्रांजैक्शन आप जो सा बिल्डिंग की करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग।
अब क्या होगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इस एंट्री का इफेक्ट जो है वो क्या होगा, नेट सोल्यूशन बैलेंस शीट वुड शो द ऑफिस इक्विपमेंट एट कॉस्ट लेस द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब बैलेंस शीट हमेशा जो एसेट्स है उसको कॉस्ट में, जिस कॉस्ट पे उसको बाय किया जाता है उसमें मेंशन करती है। मेंशन कितने पे किया, दैट इज 1800, और लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दैट इज 50 इज फॉर 1 मंथ। नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी जो बैलेंस आएगा दैट इज 100, तो आप 100 माइनस कर देंगे। तो अब 50 माइनस किया है तो जो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ऑफिस इक्विपमेंट आएगा दैट विल बी 1750, दैट इज द बुक वैल्यू। अब ये ट्रांजैक्शन नहीं की तो इसका इफेक्ट जो है इनकम स्टेटमेंट पे क्या आया कि एक्सपेंस जो है आपने शो नहीं किया था तो एक्सपेंस आर अंडर स्टेटेड, इनकम जो सी आपकी ओवर स्टेटेड हो रही हैं, बैलेंस शीट एसेट्स जो है वो ओवर स्टेटेड हो रहा है क्योंकि एसेट को आपने डेप्रिशिएट करना था, उतना यूटिलाइज कर लिया, उतना उसको माइनस करना था, दैट इज़ 50। लाइबिलिटीज़ उसमें कोई चेंज नहीं है। ऑनर इक्विटी ओवर स्टेटेड हो रही है क्योंकि एक्सपेंस आपने कम शो किया था तो इसलिए ऑनर इक्विटी जो है वो ओवर स्टेट हो रही है। कितनी अमाउंट है, दैट इज़ विद द $50। उसके बाद समरी पे जो है वो चलते हैं कि समरी ऑफ द बेसिक एडजस्टमेंट क्या, टाइप्स ऑफ अकाउंट, डेफर्ड एक्सपेंसेस जो है उसमें क्या किया जाता है कि आप डेबिट करते हैं एक्सपेंसेस को और क्रेडिट कर देते हैं एसेट्स को। एक्सपेंसेस उसका इफेक्ट जो है बैलेंस शीट पे और इनकम स्टेटमेंट पे क्या आता है कि जो रेड कलर शो कर रहा है दैट इज़ शोइंग यू द इनकम स्टेटमेंट, और जो ब्लू कलर शो कर रहा है दैट इज़ इफेक्ट ऑन द बैलेंस शीट। तो जब डेबिट एक्सपेंस करेंगे तो एक्सपेंसेस अंडर स्टेटेड एंड द नेट इनकम ओवर स्टेट करेगा, और क्रेडिट एसेट करेंगे तो एसेट्स आर ओवर स्टेटेड एंड ऑनर इक्विटी आर ओवर स्टेटेड। डेफर्ड रेवेन्यू में क्या होता है कि लाइबिलिटीज जो है वो ओवर स्टेटेड होती हैं, डेबिट करते हैं लाइबिलिटीज़ को, और ऑनर इक्विटी को आप जो है वो लाइबिलिटी जो है ओवर स्टेटेड हो रही होती है और ऑनर इक्विटी जो है वो अंडर स्टेटेड हो रही होती है। और क्रेडिट करते हैं आप रेवेन्यू को, रेवेन्यू अंडर स्टेटेड हो रहे होते हैं, और नेट इनकम जो सी है वो भी उसके साथ साथ अंडर स्टेटेड हो रही होती है इनकम स्टेटमेंट में। अक्रूड एक्सपेंसेस में भी इसी तरह होता है, अक्रूड रेवेन्यू में भी और फिक्स एसेट में भी जो है इसी तरह अफेक्ट किया जाता है, जिसको हमने पिछली स्लाइड्स में डिटेल से जो है वो पढ़ लिया था। और इस समरी को जब आप देखेंगे तो आप जो है उसको अंडरस्टैंड करने में जो है आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडे सेशन। आज हमने क्या किया था कि ट्रायल बैलेंस को देखा था कि अगर ट्रायल बैलेंस में जो है एरर आ जाती हैं, ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल नहीं आता, तो हमने बताया था कि इट मीन कि आपने कोई एरर की है, तो उसको हमने फाइंड किया था कि एरर को किस तरह जो है वो फाइंड किया जा सकता है। आपने जर्नल एंट्रीज को चेक किया, कोई एंट्री आपने गलत पोस्ट कर दी, कोई एंट्री ऐसी थी जो आप भूल गए थे कि आपने जो है वो पोस्ट करना भूल गए थे। सम टाइम ऐसा हुआ था कि यू पोस्टेड द रॉन्ग अमाउंट ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। सम टाइम आपने जो कैश में लिया था आपने उसको रॉन्ग एंटर कर दिया, आपने अकाउंट रिसीवेबल शो कर दिया। तो दीज ऑल शो यूज दैट यू मेक सम मिस्टेक। तो वो मिस्टेक आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं वो हमने जो है आपको बताया था आज के लेक्चर में। उसके बाद हमने बताया था कि अगर कोई आपसे गलती हो गई थी एंड देन यू फाइंड इट, तो उसको आप किस तरह करेक्ट कर सकते हैं। उस एंट्री को आपने जो है वो करेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया था कि एडजस्टमेंट एंट्रीज़ की बात की थी कि एडजस्टमेंट एंट्रीज़ जो है वो क्यों की जाती हैं। उसमें हमने देखा कि कुछ एक्सपेंसेस जो है वो आपने पहले पे कर दिए थे, प्रीपेड कर दिए थे, तो वो आपने एसेट शो किए हुए थे। अगर उन एसेट्स को जो है आप एक्सपेंस शो नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या इफेक्ट होगा। कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी थी जो आपने पे करनी थी, आपने पे नहीं की, वो आपकी आउटस्टैंड कर रही थी, उसका इफेक्ट हमने चेक किया। कुछ इनकम जो है वो आपने अर्न कर ली थी और एडवांस में रिसीव कर ली थी, और जिस मंथ वो ड्यू हो रही थी उस वक्त आपने एंट्रीज नहीं की थी। तो हमने ये सारी एंट्रीज जो है वो की थी, और उसके बाद जो है वो हमने उन सबको जो है वो उन सब एंट्रीज़ को जो है हमने रिकॉर्ड किया, और उसके बाद देखा कि उसका इफेक्ट जो है इनकम स्टेटमेंट पे और एसेट्स में जो है वो क्या आता है। तो आई होप कि आपको जो है एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के बारे में जो है पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू
नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।